काफी बेरहमी से कहता है कि इन गंदे मॉन्स्टर्स को दुख मनाने का कोई हक नहीं है, कम से कम तब तक जब तक वो यहाँ है। वो अपनी स्किल्स इंस्टेंट एक्सेलरेशन और अल्टीमेट ट्राइड का इस्तेमाल करता है। इसके बाद एक तरफा कत्लेआम शुरू होता है और वो उन बसक और खंटर्स को काट डालता है। जब वो आखिरी मॉन्स्टर को खत्म करने बढ़ता है तो वो ऑर्क उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो जान की भीख मांग रहा हो। हान आगे बढ़ता है और उसे अच्छे से पता था कि वो ऑर्क कैसा महसूस कर रहा है। उसे ये सब कुछ जाना पहचाना लगता है। वो बेबस ऑर्क जानता था कि वो कमजोर है, जबकि उसका पूरा परिवार मारा जा रहा है। ये सुनकर बरसर्ग ऑर्क पागलों की तरह हमला करता है, पर हमारा हीरो बच निकलता है और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इस तरह वो दूसरा ट्रायल भी पूरी तरह सफल कर लेता है। पहले ट्रायल की गलती सुधारने के लिए वो इस बार एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता और तुरंत मरे हुए ऑर्क्स की आत्माओं को सोख लेता है। इस बार वो सबकी आत्माएं सूखने में कामयाब रहता है और उसकी स्किल की काबिलियत 6% बढ़ जाती है। उसकी हंटर स्टाइल डैगर स्किल 100% पर पहुंच जाती है और रैंक डी में बदल जाती है। और यही इंस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ भी होता है। कुछ देर बाद वो तीसरे ट्रायल जोन में पहुंचता है, जहां उसे ये साबित करना था कि उसके मन में अब कोई हिचकिचाहट नहीं बची है। हाफते हुए हान सोचता है कि ये लेवल उसे सांस लेने का मौका भी नहीं देगा, पर इस बार वो जगह देखकर हैरान रह जाता है। वो ट्रायल 6 वाली जगह थी। उसे लगा था कि अगर पिछले 2 ट्रायल पुराने ट्रायल्स की कॉपी थे तो तीसरा भी वैसा ही होगा। वो देखता है कि नक्शा थोड़ा अलग है और ये सोचकर के दूसरे ट्रायल का बुद्धि के इस्तेमाल से कोई लेना देना नहीं था। वो खुद को बेवकूफ कहता है कि उसने टावर से समझदारी की उम्मीद की। फिर वो अपनी इन्वेंट्री खोलता है और पोशन ऑफ लाइफ पीता है, जिससे उसकी ताकत और जादू 20% बढ़ जाते हैं। वो उसे गटक जाता है और खुद के अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करता है। इसके बाद वो खाली बोतल को लापरवाही से पानी में फेंक देता है, ये सोचकर के टावर में प्रदूषण की परवाह किसे है। जैसे ही वो चट्टानों पर कूदता है, पानी अचानक उफरने लगता है और वो रुक जाता है। उसे ताज्जुब होता है कि सिर्फ कचरा फेंकने पर इतना शोर हो रहा है। वो तुरंत अपनी इंस्टेंट एक्सेलरेशन स्किल चालू करता है और बहुत तेज रफ्तार से भागता है। उसे लगता है कि ये ट्रायल भी पिछले वाले की तरह ही होगा, यानी उसे रेड ऑक्यूपेशन टाइल ढूंढनी होगी। तब तक उसे बस पानी से बचना था। अब चूंकि वो लहरों से भी ज्यादा तेज था, उसे लगा कि पानी उसे नहीं पकड़ पाएगा, पर उसका ओवर कॉन्फिडेंस उस पर भारी पड़ता है। जब वो जिस टाइल पर खड़ा था वहीं से पानी फूट पड़ता है और वो लड़खड़ा जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि वो पानी के ट्रायल की चपेट में आ गया है। इस बार हानसंग यून काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि पानी की चपेट में आने से उसके सारे स्टैट्स कम हो गए थे। वो खुद को कोसता है कि उसने क्यों सोचा कि टाइलें पुराने क्रम में ही ऊपर आएंगी। वो खुद को याद दिलाता है कि टावर में कुछ भी आम नियमों के हिसाब से नहीं चलता। तभी वो खुद को संभालता है और अपनी स्किल की मदद से उन तैरती टाइलों पर कूदना शुरू करता है, क्योंकि अगर वो फेल हुआ तो उसकी मौत तय थी। जल्दी ही उसे दूर एक रेड टाइल दिखती है और उसे लगता है कि उस पर कूदते ही ये खत्म हो जाएगा, पर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि पानी की एक लहर उसका रास्ता रोक लेती है। उसे यकीन हो जाता है कि ये ट्रायल उसे मारना चाहता है। मुश्किलों के बावजूद वो आगे बढ़ता रहता है, पर तभी पीछे से पानी का एक बड़ा रेला उसे मारता है और वो पूरी तरह भीग जाता है। उसका प्लान चौपट होता हुआ लगता है। उसी पल उसकी ब्लेसिंग ऑफ आयरन नाम की एक अनोखी शक्ति 10% नुकसान को सोख लेती है। उन मरे हुए ऑर्क्स की आत्माएं उसे बचाने के लिए ढाल बन जाती हैं। उसे महसूस होता है कि पानी का दबाव तो था, पर उस ढाल ने उसे चोट लगने से बचा लिया। वो इस मौके का फायदा उठाकर छलांग लगाता है और पानी के बहाव से निकलकर रेड टाइल की ओर भागता है। पर उसकी किस्मत खराब थी। इंस्टेंट एक्सेलरेशन का समय खत्म हो जाता है और उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। वो मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि उसकी जादुई ऊर्जा खत्म हो रही थी और अगर ये स्किल रुकी तो वो मर जाएगा। तभी वो एक ऑर्क की आत्मा सोखता है, जिससे उसकी ऊर्जा फिर से भर जाती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रेड टाइल की ओर कूदता है, जो बस कुछ ही दूरी पर थी। पर तभी पानी का एक और रेला आता है, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटता और पानी को चीरते हुए आगे बढ़ता है। वो हवा में उड़ते हुए सीधा रेड टाइल के ऊपर गिरता है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाता है और नीचे गिरते ही अपनी सोल शील्ड की वजह से बच जाता है। वो पानी को गुस्से से देखता है, क्योंकि वो बाल बाल बचा था। आखिरकार ये भयानक ट्रायल खत्म होता है और वो तीसरा पड़ाव पार कर लेता है। पर जाते जाते पानी की एक आखिरी लहर उसे फिर से भिगो देती है। वो चिढ़ जाता है और इस पागलपन भरे ट्रायल को कोसता है। इसके बाद वो 7वां फ्लोर पूरा कर लेता है और उसे विंड्स ऑफ ग्रेस नाम की स्किल और 15,000 पॉइंट्स मिलते हैं। लॉबी में पहुंचते ही वो काफी निराश दिखता है। उसे लगता है कि ये ट्रायल एक तरह से फेलियर था। इस रफ्तार से वो अगले लेवल के लिए तैयार नहीं है और कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार भी उसकी किस्मत उसका साथ देगी। तभी छत से गड़गड़ाहट की आवाज आती है। पता चलता है कि 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने 7वां फ्लोर पार कर लिया है। इसीलिए 8वें फ्लोर पर सिस्टम का विस्तार किया जा रहा है, जिससे स्किल स्टोर खुल जाएगा, ट्रायल्स में चुनने के विकल्प मिलेंगे और खिलाड़ियों को हमेशा के लिए घर वापस जाने का मौका मिलेगा। इसका मतलब था कि अब वो अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकता था और पृथ्वी पर वापस भी जा सकता था। उसे खुशी होती है जब उसे पता चलता है कि उसे पिछले सभी लेवल्स में पायोनियर चुना गया है और बोनस के तौर पर उसे एक हेलो चुनने का मौका मिलता है। ये एक खास इनाम था जो सिर्फ लगातार पायोनियर रहने वालों को मिलता था। उसे बताया जाता है कि हेलो उसके ट्रेड्स और स्किल्स को बदल सकता है, इसीलिए उसे ध्यान से चुनना होगा। उसे एहसास होता है कि ये फैसला बहुत अहम है, क्योंकि टावर ने उसे पहले कभी ऐसी सलाह नहीं दी थी। उसे 3 विकल्प मिलते हैं, रूलर, हंटर या मॉन्क।
रूलर वाला हेलो उसके लिए सबसे सही था क्योंकि वो उसके नेक्रोमैंसी ट्रेड को बहुत बढ़ा सकता था। यहाँ तक कि टावर खुद उसे यही लेने की सलाह दे रहा था, पर उत्सुकतावश वो दूसरों को भी देखता है। हंटर वाला हेलो भी बुरा नहीं था क्योंकि वो स्किल्स और स्टैट्स को तेज रफ्तार से बढ़ाता था, पर मॉन्क वाला उसे बेकार लगा। इसीलिए वो रूलर वाला हेलो चुनता है जो उसकी शक्तियों को विकसित कर देता है। उसे 3 और विकल्प मिलते हैं, समनर, स्वॉर्ड मेज और आर्टिजन। वो समनर चुनता है क्योंकि ये उसकी नेक्रोमैंसी के साथ सबसे अच्छा मेल खाता था। इसके बाद उसे स्किल सिंथेसिस नाम की एक नई शक्ति मिलती है जिससे वो 2 स्किल्स को जोड़कर एक नई और ताकतवर स्किल बना सकता था। उसे ये बहुत शानदार लगता है। उसे लिस्ट में से 2 स्किल्स चुनने के लिए कहा जाता है। वो एलिटिज्म और स्विफ्ट चार्ज को मिला देता है। इसके नतीजे में एक धमाका सा होता है और उसे जगरनॉट नाम की स्किल मिलती है। ये स्किल अदृश्य रुकावटों को तोड़ शक्ति थी, बशर्ते उसकी जादुई शक्ति सामने वाले से ज्यादा हो। वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद कोई साधारण स्किल मिलेगी, पर उसे एक बहुत ही ताकतवर ग्रेट डीटी स्किल मिल गई थी। वो फिर से कोशिश करता है और रेंजर एप्टीट्यूड और बर्न रेजिस्टेंस को मिलाता है। इस बार उसे पावरफुल साइट नाम की ग्रेड ई की स्किल मिलती है जो उसे अंधेरे में देखने में मदद करती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर स्किल्स का मेल अच्छा हो तो नतीजा बेहतर निकलता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद वो थककर बिस्तर पर गिर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो लगातार पायनियर रहा है। उसे डर लगता है कि कहीं ये सब सिर्फ उसकी किस्मत की वजह से तो नहीं हुआ, पर वो इन ख्यालों को झटककर अपना इनाम देखता है। विंड्स ऑफ ग्रे स्किल उसकी रफ्तार को 10% बढ़ा सकती थी और इसे 7 बार इस्तेमाल किया जा सकता था, यानी वो अपनी रफ्तार को 70% तक बढ़ा सकता था। उसे ये बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें जादू की भी जरूरत नहीं थी। फिर वो अपनी इन्वेंट्री से बूट्स ऑफ स्विफ्टनेस पहनता है जो उसकी रफ्तार को और बढ़ा देते हैं। उसे लगता है कि आज तो उसकी लॉटरी लग गई है। फिर वो स्किल स्टोर खोलता है और चीजें बहुत महंगी देखकर चिढ़ जाता है, पर उसे जादू से जुड़ी स्किल्स चाहिए थीं, इसलिए वो मैजिक सर्किटरी और मैजिक रेजिस्टेंस खरीद लेता है। अब वो पुरानी बाइंड हार्ट जैसी चालों से खुद को बचा सकता था। मैजिक सर्किटरी से उसकी जादू इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ गई थी। जब वो इसे इस्तेमाल करता है तो उसे अपना शरीर काफी हल्का और ताकतवर महसूस होता है। वो जमीन पर पैर पटकता है तो पूरे कमरे में गूंज सुनाई देती है। उसे अपनी समझदारी पर गर्व होता है। इसके बाद वो घर वापस जाने का फैसला करता है। अगली सीन में हमें चिल वैन ली नाम का एक लड़का दिखता है जो एक गेट के पास खड़ा होकर पार्टी मेंबर्स ढूंढ रहा था, पर कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। कुछ शिकारी उस पर हंसते हैं क्योंकि वो सिर्फ ग्रेड ई का था और कोई भी उसके साथ अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। तभी हमारा हीरो हानसुंग यून वहां आता है जो अब एक ग्रेड सी का शिकारी बन चुका था। वो ली से पूछता है कि क्या वो उसकी पार्टी में शामिल हो सकता है। ली खुशी खुशी मान जाता है, पर वो मोटा शिकारी हान को रोकने की कोशिश करता है, जिस पर हान उसे सख्त चेतावनी देता है कि अगर उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो वो उसे तोड़ देगा। हान के शरीर से एक काली और डरावनी शक्ति निकलती है जिससे वो मोटा शिकारी बुरी तरह डर जाता है और वहां से चुपचाप खिसक जाता है। इसके बाद हान और ली गेट के अंदर जाते हैं। ली काफी घबराया हुआ था और हान को चेतावनी देता है कि डंजन्स में ग्रेड सी के शिकारियों की मौत की दर सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उनमें जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास होता है। वो खुद लीडर बनने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास अनुभव था। हान मान जाता है और वो अंदर बढ़ते हैं। वहां उनका सामना एक लिजर्ड मैन से होता है। ली उसे डराने की कोशिश करता है जैसे किसी बिल्ली को भगा रहा हो। हान को यह सब बहुत अजीब लगता है और चूंकि उसके पास पृथ्वी पर सिर्फ 3 दिन थे, वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही लिजर्ड मैन को मार देता है। ली ये देखकर दंग रह जाता है। इसके बाद हान खुद आगे बढ़ता है और एक के बाद एक कई लिजर्ड मैन का सफाया कर देता है। वो उनसे कीमती जादुई पत्थर निकालता है और ली के बैग में भर देता है। ली को अपनी कमजोरी पर थोड़ा बुरा लगता है, पर हान उसे दिलासा देता है। इसी बीच हान मरे हुए मॉन्स्टर्स की आत्माएं सोख लेता है, पर उसे दुख होता है कि ग्रेड डी के मॉन्स्टर्स से उसकी शक्तियां ज्यादा नहीं बढ़ रहीं। जल्दी ही वो बॉस बैटल के गेट तक पहुंच जाते हैं। वहां उनका सामना लिजर्ड किंग से होता है। ली बुरी तरह डर जाता है और हान से कहता है कि कोई प्लान बनाओ, पर हान कहता है कि उसके पास कोई प्लान नहीं है। लिजर्ड किंग बहुत तेज था और हान पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, पर हान जल्दी ही उठ खड़ा होता है और अपनी नई शक्तियों को आजमाने के लिए तैयार हो जाता है। लिजर्ड किंग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके हान की रफ्तार कम कर देता है, पर हान अपनी नई स्किल फोर्सफुल ब्रेक थ्रू से उस असर को खत्म कर देता है, लेकिन उसका साथी ली उस असर में फंस जाता है। लिजर्ड किंग बेबस ली पर हमला करने बढ़ता है। हान दूर होने की वजह से वहां पहुंच नहीं पा रहा था, इसीलिए वो अपनी समन द डेड स्किल का इस्तेमाल करता है और कंकालों की एक फौज खड़ी कर देता है। भले ही वो कमजोर थे, पर उन्होंने राजा को 1 सेकंड के लिए रोक दिया। इसी दौरान हान अपनी रफ्तार बढ़ाकर ली को बचा लेता है और लिजर्ड किंग की गर्दन काट देता है। उसकी ताकत और फुर्ती काफी बढ़ जाती है और उसे स्पिरिचुअल आइज नाम की एक नई स्किल भी मिल जाती है। गेट के बाहर एसोसिएशन के अधिकारी इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगा था कि ये छोटे स्तर के शिकारी अंदर जाकर जल्दी ही भाग आएंगे, पर जब उन्होंने देखा कि गेट का रंग ग्रे हो गया है, जिसका मतलब था कि बॉस मारा जा चुका है, तो वो दंग रह गए। टीम लीडर शिन वू जिन हान के पास आता है और उससे गेट का मालिकाना हक खरीदने की पेशकश करता है। जब उसे पता चलता है कि हान ने अकेले ही पूरे डंगियन को साफ कर दिया है, तो उसे लगता है कि वो ग्रेड ए का होगा, पर हान बताता है कि वो सिर्फ ग्रेड सी है।
शिन उसे 1.2 बिलियन की बड़ी रकम ऑफर करता है, जिसे सुनकर हान हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ ली हियान टावर से लौटकर काम में जुटी हुई थी। उसे हान की याद आती है और उसे पछतावा होता है कि उसने उसे अपनी गिल्ड में शामिल होने का ऑफर क्यों नहीं दिया। तभी उसे हान का मैसेज मिलता है। वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहां हान उसे अपनी शर्तें बताता है। वो किसी गिल्ड में शामिल होना चाहता था पर अपनी मर्जी से काम करना चाहता था। ली हियान कहती है कि ये शर्तें मानना मुश्किल है, पर फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी व्हाइट सिल्वर गिल्ड में शामिल होने के लिए मना लेती है। हान को खुद को साबित करने के लिए एक ग्रेड सी का डंजन अकेले पार करना था। वो अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचता है और अपनी जादुई रफ्तार से सबको हैरान कर देता है। अब वो अपने अगले रोमांच के लिए पूरी तरह तैयार था।